ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज जो है सेल थ्योरी के बारे में कंटिन्यू करेंगे। हम सेल थ्योरी के बारे में कल मैंने आपको बताया था, शेरेडिन एंड शिवान ने दी थी। तो ये शेरेडिन जो था, शेरेडिन क्या कहते हैं, एक जर्मन एक बॉटनिस्ट था। तो ये थ्योरी इन्होंने कैसे जो है फॉर्मुलेट की, इसके लिए इससे पहले जो है इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था, जिसके बाद इन्होंने ये थ्योरी जो है दे दी। तो जर्मन बॉटनिस्ट ने 1838 में क्या देखा, इसने देखा ऑल प्लांट टिश्यूज, सभी प्लांट टिश्यूज जो होते हैं, जितने भी प्लांट टिश्यूज होते हैं, ऑल प्लांट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ one or other type of cells। यानी कंक्लूजन ये था कि वो सेल्स के ही बने होते हैं। ठीक है, तो इसने ये कंक्लूड किया। ये एक बॉटनिस्ट था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज इसने स्टडी किए। तो स्टडी करके ये इस कंक्लूजन पे आया कि सभी प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो एक या दूसरी तरह के सेल्स जो है, सेल से ही जो है बने होते हैं। अंडरस्टैंड। तो उसके बाद जो ये शिवान था, तो शिवान एक जोलॉजिस्ट था, जर्मन जोलॉजिस्ट। तो इसने क्या किया, जोलॉजिस्ट था, इसने बहुत सारे जो है एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर स्टडी किया था। स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है सेल्स ऑफ एनिमल सेल्स, उनका स्ट्रक्चर स्टडी किया। इसने जो है एम्ब्रियो स्टडी भी की थी बहुत सारे एनिमल्स की। ठीक है, तो ये शिवान जो था जोलॉजिस्ट, ये भी कंक्लूड कर गया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी एनिमल जो होते हैं वो बने होते हैं इनके सेल्स के बने होते हैं। किसने कहा, शिवान ने कहा। एक जोलॉजिस्ट था, डिफरेंट सेल्स का स्ट्रक्चर इसने स्टडी किया था, एनिमल सेल्स का। और इसने भी कहा एनिमल जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। इसी तरह जो ये एम्ब्रियोज की स्टडी भी करता गया, तो यहाँ से भी इसको पता चला कि ये जो है इसमें सेल्स ही प्रेजेंट होती है। और इसने ये कंक्लूड किया कि जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल यूजुअली जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल ये लगभग सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, बट एक एनिमल सेल जो होती है, एनिमल सेल लैक्स सेल वॉल। तो इसने ये डिस्कवर किया कि एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, बल्कि जो है प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। ठीक है, तो प्लांट सेल कंटेन सेल वॉल बट एनिमल सेल्स डू नॉट कंटेन सेल वॉल। ये भी स्टडी किया था किसने, शिवान ने। तो इसके बाद शिवान ने सेल हाइपोथेसिस भी दे दी। क्या दे दी, सेल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो सेल हाइपोथेसिस दे दी, जिसमें इसने कहा द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अलबत्ता जो आज आप जानते हो वायरसेस के बारे में या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो पूरे सेल्स के बने नहीं होते हैं, उनका कंसेप्ट इनको नहीं था। द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो ये हाइपोथेसिस भी दे दी। और जो है इसने ये भी कहा शिवान ने कि सेल जो होती है, सेल इज अ मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड सिस्टम। इसने ये भी कहा कि एक सेल जो होता है ये एक मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड सिस्टम होता है। क्या होता है, a cell is a membrane enclosed system usually with a nucleus present inside। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी इसने दिया कि सेल जो होता है, एक सेल जो है इसके बाहर से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, जो शिवान ने ही डिस्कवर किया था। शिवान ने ही सेल मेम्ब्रेन को भी डिस्कवर किया था, और बाद में सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम रखा गया, वो दिया था नगेली एंड क्रेमर ने। ठीक है, तो शिवान ने सेल हाइपोथेसिस दे दी। इसके बाद इन दोनों ने जो अपनी जो इनके ये ऑब्जर्वेशंस थे, इनको जो है कंबाइन किया और दोनों ने एक साथ जो है सेल थ्योरी की फॉर्म में इसको
पब्लिश किया। जैसे कल मैंने बोला था एक इनका एक पेपर था, माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशंस ऑन द सिमिलरिटी इन द सिमिलरिटी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर इन प्लांट्स एंड स्ट्रक्चर इन ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो है सेल थ्योरी इन्होंने प्रोवाइड की। तो ये सेल थ्योरी जो है, इसके स्टेटमेंट जो है, वो स्टेटमेंट में 4 पॉइंट्स में ये सेल थ्योरी जो है इन्होंने जो है पुट फॉरवर्ड की। तो पहला स्टेटमेंट इसका ये है जिसमें ये कहते हैं द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंसेप्ट नहीं था। द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ, जो बॉडीज होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो बनी होती है किसकी? सेल्स की। एंड देयर प्रोडक्ट्स, एंड देयर प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है? जो सेल से निकलने वाली चीजें होती है, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। दूसरा पॉइंट क्या कहा इन्होंने कहा a cell is each cell contains a small mass of protoplasm, ठीक है। ये कहा इन्होंने, हर एक सेल जो है इसमें एक छोटा सा मास होता है, किसका? प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म आप जानते हो, the living content of the cell contained inside the plasma membrane and nucleus. Each cell contains a small mass of protoplasm bounded by a plasma membrane, जिसके बाहर से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, with or without a cell wall, चाहे उसमें सेल वॉल हो या सेल वॉल नहीं हो। प्लांट सेल्स में होते हैं सेल वॉल, एनिमल सेल्स में नहीं होती है। तो बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद और विदाउट ए सेल वॉल, एंड फ्रॉम आउटसाइड एंड कंटेन्स न्यूक्लियस ऑन इनसाइड है, फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। तो अंदर इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक। तो तीसरा पॉइंट इनका था सेल थ्योरी का, जितनी भी सेल्स होती है दुनिया में, ऑल सेल्स आर बेसिकली, वो सब के सब जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं उनकी केमिस्ट्री में, उनके फिजियोलॉजी में। तो ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। हर एक सेल जो है लगभग उसमें एक तरह के जो है अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है, या जो उसमें जो है क्या कहते हैं इसको, उनकी केमिस्ट्री, केमिकल कंपोजिशन जो होता है, जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो फोर्थ पॉइंट का जो था, लास्ट पॉइंट, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा द एक्टिविटीज और फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारी बॉडी में जितने भी काम होते हैं या जितने भी काम हम करते हैं, एक्चुअली वो हम कैसे करते हैं? दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द फंक्शंस ऑफ आवर सेल्स। नाउ द एक्टिविटीज और फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो भी एक ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज करता है, काम करता है, आर एक्चुअली द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सेल्स, आर एक्चुअली द सम total of activities of its constituent cells, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स में इन्होंने स्टेट किया था इस थ्योरी को। तो पहला मैं इनको फिर से आपको है जो रिपीट करूंगा। तो इन्होंने कहा जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, क्योंकि मैंने कहा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इनको कंसेप्ट नहीं था, जो वो जितने भी हैं वो सब सेल्स के बने हैं, उनके प्रोडक्ट्स के बने हैं। हर एक सेल के अंदर एक स्मॉल मास प्रोटोप्लाज्म का होता है, जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, या सेल वॉल प्रेजेंट हो या ना हो, किसी में होता है बाहर से सेल वॉल, किसी में नहीं होता है, फ्रॉम आउटसाइड, और अंदर से जो है इसका एक न्यूक्लियस यूजुअली प्रेजेंट होता है। सभी सेल जो होती है उनकी केमिस्ट्री, उनकी फिजियोलॉजी, उनके बायोमॉलिक्यूल्स जो अंदर होते हैं, उनके केमिकल सब्सटेंसेस जो अंदर होते हैं, बेसिकली वो सब
एक जैसे होते हैं। द एक्टिविटीज और फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर एक्चुअली द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। यानी जितने भी हमारी बॉडी के सेल्स अंदर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो हमारी बॉडी में है, लाइक इंसान की बॉडी में 22 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी हम काम करते हैं वो असल में काम उन टिश्यूज के हैं। तो प्रैक्टिकली देखा जाए इन टिश्यूज के अंदर जो सेल्स है वो जब काम करते हैं तो अभी हम जो है ये सारे काम अंजाम देते हैं अपनी बॉडी में। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। लेटर द सेल थ्योरी वाज कन्वर्टेड इनटू सेल डॉक्ट्राइन। दैट मींस मॉडर्न सेल थ्योरी में इसको जरा जो है मॉडिफाई किया गया था। तो चूंकि शेल्डेन एंड शिवान जो थे इनको सेल डिवीजन का भी कंसेप्ट नहीं था कि सेल्स कैसे डिवाइड होती है, न्यू सेल्स कैसे बनती है। तो इनके ख्याल में ऐसा होता था कि न्यूक्लियस जो सेल का था वही बड़ा हो जाता था, उसी से बर्ड्स निकल आते थे, तो नए सेल जो है वजूद में आती थी। और इनको ये भी कंसेप्ट नहीं था जो मैंने पहले ही बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दुनिया में होते हैं कि नहीं होते हैं। तो वायरस चीज का इनको कंसेप्ट नहीं था, इसलिए इन्होंने कहा था बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अदरवाइज बाद में इसको मॉडिफाई करके जो है कहा गया कि इन केस ऑफ वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस, they are the particles, they are the organisms which are actually not made up of cells, they are just bits of protein or bits of genetic मटीरियल। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इनको कंसेप्ट नहीं था, सेल कैसे डिवाइड होता है। बाद में एक बायोलॉजिस्ट आया जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। इसने क्या कहा, इसने कहा omnis cellula e cellula। What does it mean? It means all cells arise from, जितने भी सेल्स होती है वो अराइज होती है कहां से, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। दैट मीन्स अ सेल इज कैपेबल ऑफ डिवीजन, व्हेन इट डिवाइड्स इट फॉर्म्स द न्यू सेल्स। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसके बाद लुईस पास्चर भी आया था। पास्चर ने भी क्या दिया, उसने भी एक कंसेप्ट दिया कि ऑल लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। दैट्स कॉल्ड omni vivo ex vivo। तो all life comes from previous pre-existing life, यानी अगर लाइफ है तो वही लाइफ को जो है और जन्म देती है, तो वही लाइफ बनाती है। जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जब वो रिप्रोड्यूस होते हैं तो उनके और बच्चे बन जाते हैं। पहले दुनिया में जो लाइफ आई थी वो आई थी असल में नॉन लिविंग केमिकल सब्सटेंसेस से। तो बाद में जब अब आती है लाइफ तो वो लाइफ से ही आती है, बिकॉज आज की दुनिया में जो लाइफ फॉर्मेशन है केमिकल सब्सटेंसेस से होना इम्पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पर ऐसी कंडीशंस हैं जो उसको जो है होने नहीं देंगे। तो ये मॉडिफाई हुआ। तो लेटर ऑन एक बायोलॉजिस्ट आया था और उसका नाम था अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। तो हैकेल ने एक सबसे अच्छा कंसेप्ट दिया सेल बायोलॉजी में, जो है उसके ऊपर जो बाद में बहुत सारी जो है डिस्कवरीज और स्टडी हो गई। तो इसने कंसेप्ट दिया कि न्यूक्लियस जो है, अभी तक दुनिया में सिर्फ पता था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो है वो स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल। तो इस तरह डीएनए आरएनए का कंसेप्ट वजूद में आ गया, ठीक है। तो वो एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। That's all about the cell theory. Now we'll study the different types of cells. First, we'll study about prokaryotic cells. ठीक है, 9th में आपने पढ़ा है, एक छोटा सा कंसेप्ट उधर था, अब इधर जरा सा एलॉबरेट करके पढ़ना है। अदरवाइज 9th का कंसेप्ट अगर आपके पास होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है? दुनिया में सबसे पहले आने वाली सेल्स, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। दैट मीन्स द सेल्स which contained a sort of primitive nucleus, that's not the nucleus that's present in the eukaryotic cells, because eukaryotic cell nucleus is well developed, because eukaryotic cells are in evolution point of view पहली दुनिया में जो सेल्स बनी थी वो बैक्टीरियल सेल्स ही थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स ही थी, जो कुछ 3.4 बिलियन साल पहले वजूद में आई थी, हाँ, बिलियन ईयर्स अगो, बिकॉज it's said that some 3.4 billion years ago life originated in the sea, हाँ, ठीक है। तो पहली सेल जो बनी थी वो यही थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो मैं कहूंगा प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये
बाबा आदम से भी पहले आई है। मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो एज क्या बोल सकते हैं इनकी, 3.4 बिलियन ईयर्स अगो। प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये पहले जो है दुनिया में आई थी, वो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, ये स्मॉल साइज की होती है, इनका साइज बहुत छोटा होता है। साइज इनका जो है वो 1 से 5 माइक्रोमीटर्स तक जो है डायमीटर इनका वेरी होता है। स्मॉलेस्ट सेल्स इनकी होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द मोस्ट सिंपलेस्ट सेल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट सेल्स ये होती है और सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल ही है, जिसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा जिनको हम पीपीएलओस कहते हैं, पिलुरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये दुनिया की सबसे छोटी सेल्स मानी जाती है, सिंपलेस्ट सेल्स, स्मॉलेस्ट सेल्स, मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स इन द वर्ल्ड। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है ये बिलोंग करती है किस कौन कौन सा किस्म का ऑर्गेनिज्म इसमें आता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स बिलोंग टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के भी 2 किस्म होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आते हैं इसमें बीजीए मींस ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या कहते हैं इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसमें आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मास, इसमें आते हैं स्पाइरोकेट्स एक्स्ट्रा। तो ये सब ऑर्गेनिज्म जो है ये बिलोंग करते हैं किसको, जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल होती कैसी है, जैसे मैंने कहा प्रिमिटिव सेल होती है, मोस्ट सिंपलेस्ट सेल होती है, स्मॉल साइज की होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है ये इनके अंदर जो है वो जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसीलिए इनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। न्यूक्लियस एब्सेंट, इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। इंस्टेंट जैसे आप देखो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसके अंदर न्यूक्लियस जैसी चीज जो आप बनाते हो, गोल गोल जैसा स्ट्रक्चर, वो ऐसी चीज प्रेजेंट नहीं होती है। इंस्टेड यहां पर एक एरिया होता है इसकी साइटोप्लाज्म में, वो साइटोप्लाज्म के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो लगभग इसकी बॉडी के सेल के साइज से 500 टाइम जो है कॉइल्ड हुआ होता है। और क्या कहते हैं इसको, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है तो डबल स्ट्रैंडेड है लेकिन होता है एक ही डीएनए मॉलिक्यूल, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 क्रोमोसोम, जो एक क्रोमोसोम के बराबर होता है एज कंपेयर टू अवर सेल। इस पर कॉइल्ड होता है इधर, तो इस स्ट्रक्चर को यहां पर टुगेदर कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड का मतलब है इनका जेनेटिक मटेरियल। दैट मींस यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो सराउंडेड नहीं है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स द जेनेटिक मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनका जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दैट मींस देयर जेनेटिक मटेरियल, जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक नेक्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। जैसे मैंने अभी कहा, that naked DNA molecule that is without a membrane and that is without histone proteins. इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन्स भी अटैच नहीं होते हैं। What do you mean by histone proteins? These are the structural proteins which are the part of genetic material, जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं डीएनए का और आरएनए का, जो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, इनको हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। 5-8 प्रोटीन्स होते हैं। तो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है ये नेक्ड होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है इट लाइज परक्वाइल्ड इन साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म में सुपरक्वाइल्ड होता है इन अ पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियोइड। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल इनका नेक्ड होता है, और एक प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो
उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है न्यूक्लियेट होता है, जो नेक्ड होता है। तो इसके अलावा ये प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं बेसिकली ये डिफरेंट शेप, डिफरेंट जो है साइज के होते हैं। बट डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज की बात करें, बट कंपेयर टू दैट इनका स्ट्रक्चर जो होता है ऑलमोस्ट उस सब का लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल लगभग एक ही किस्म की होती है, यानी सिमिलर इसका जो है वो स्ट्रक्चर होता है। देखा जाए तो अगर आप बैक्टीरिया की बात करें, अगर इनकी शेप देखी जाए तो जो बैक्टीरिया होते हैं यूजुअली 3 किस्म की, 4 किस्म की शेप के पाए जाते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं कोकस। कोकस का मतलब होता है जिनको हम कहते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा होता है बेसिलस। बेसिलस का मतलब होता है जिसको कहते हैं स्फेरिकल बैक्टीरिया। ठीक है, तीसरा होता है जिसको कहते हैं विब्रियो। विब्रियो का मतलब होता है कॉमा शेप्ड न्यूक्लियस है, सॉरी कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। देन चौथा शेप इनका होता है स्पाइरेला। स्पाइरेला जो होता है वो लाइक ए स्पाइरल होते हैं, यानी जैसे डीएनए होता है ऐसे स्पाइरल शेप की। ठीक है, तो लगभग 2-4 किस्म की इनकी शेप होती है बैक्टीरिया की। हाँ, कोकस, बेसिलस, विब्रियो, स्पाइरेला, तो ये इनकी कॉमन शेप जो है वो होते हैं। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ये बैक्टीरिया कितने किस्म के होते हैं? 2 किस्म के। एक को बोलते हैं हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और दूसरे को बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, एक बायोलॉजिस्ट था, एक केमिस्ट था जिसका नाम था ग्राम। उसने एक जो है स्टेनिंग का एक जो है प्रोसेस शुरू किया था इन बैक्टीरिया का। तो उसके पास एक स्पेशल स्टेन था, उसका नाम था ग्राम स्टेन, जिससे वो बैक्टीरिया की स्टेनिंग करता था और उनको स्टडी करता था। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेन, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये इनको कलर लग जाता है, ये रिटेन करते हैं इस रंग को, स्टेन को। धोने के बाद, वॉश करने के बाद इनको रहता है, क्योंकि इनके वॉल में जो होता है वो लिपिड कंटेंट बहुत कम होता है, लिपिड कंटेंट लेस होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। इस तरह ये उस कंटेंट को जो है कलर को जो है रिटेन करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं डजंट रिटेन स्टेन। पहले इनको कलर लग जाता है, लेकिन जो है इनका लिपिड कंटेंट जो होता है वो सेल वॉल का बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी ग्राम स्टेन में वो चला जाता है उसके बाद कलर लग जाता है उनको, लेकिन जब वो उसको वॉश करता है अल्कोहल से, एसीटोन से, तो उसके बाद जो है वो जो लिपिड कंटेंट होता है वो उसका एसीटोन में होकर जो है डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उनका जो स्टेन होता है वो सारा जो है वो निकल आ जाता है। तो द बैक्टीरिया विच रिटेन स्टेन आफ्टर स्टेन विद अ ग्राम स्टेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड विच डजंट दे आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, बैक्टीरियल सेल्स, इनको सिंगल एनवेलप सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंगल एनवेलप सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? सिंगल एनवेलप सिस्टम कहा जाता है। व्हाट डज इट मीन सिंगल एनवेलप सिस्टम? इसका मतलब ये है दे ओनली कंटेन अ सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर से, इनके बाहर से सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और इंटरनल सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो इंटरनल मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। अब आप कहोगे क्यों इंटरनल मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट होते हैं? इंटरनल मेम्ब्रेन का मतलब ये है यहाँ पर इनमें सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज इनमें एब्सेंट होते हैं। हाँ? इनमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, सॉरी, तो ये इनमें पाए नहीं जाते हैं। बैक्टीरियल सेल्स के अंदर सिर्फ एक ही किस्म की जो है सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं राइबोसोम्स। क्या कहा जाता है? राइबोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम जो होते हैं बैक्टीरियल सेल के वो छोटे साइज के होते हैं। उनका साइज जो होता है वो 20 by 15 नैनोमीटर्स का होता है। ठीक है,
यानी 20 इनकी जो लेंथ होती है, 15 इनका जो है ब्रेड्थ होती है। तो 20/15 नैनोमीटर साइज के होते हैं। ये दो सब यूनिट्स के बने होते हैं ये बैक्टीरियल जो है राइबोसोम्स। एक होता है 30s सब यूनिट, दूसरा होता है 50s। ये राइबोसोम्स के बारे में आपको सेल ऑर्गेनिज्म में पढ़ना है। ये एस का कंसेप्ट आप उधर ही समझोगे। एस का मतलब होता है सिवटबर्ग्स यूनिट। फिर कहते हैं इसका जो है जो बन जाता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, वो बन जाता है 70s। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो छोटे किस्म के होते हैं, 70s राइबोसोम्स होते हैं। कभी कभी जो ये राइबोसोम्स इनके अंदर होते हैं ये यूजुअली एसोसिएटेड होते हैं इनके मेम्ब्रेन के साथ। इनके मेम्ब्रेन के साथ जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन होता है उसके साथ ये एसोसिएटेड होते हैं। बट जो है कभी कभी बहुत सारे जो राइबोसोम्स होते हैं एक साथ अटैच होते हैं, एक ही एमआरएनए की चेन पे जो है एक साथ जो है आकर बैठ जाते हैं। ऐसे कंडीशन को कहते हैं पॉलीसोम। क्या कहते हैं? पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम और पॉलीराइबोसोम। बेसिकली ऐसा तब होता है जब एक ही प्रोटीन की बहुत सारी कॉपीज रिपीटेडली बनानी होती है, क्योंकि आप जानते हैं राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल को देखा जाए तो इसके बाहर से एक सेल एनवेलप होता है। क्या होता है? सेल एनवेलप होता है। ये सेल एनवेलप जो होता है इसमें इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहर वाला एक कवर होता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये सेल को, बैक्टीरियल सेल को सिटी की कैरेक्टर देता है, चिपकने का कैरेक्टर देता है। और ये इसके यूजुअली जरूरी नहीं है कि अगर इसको ग्लाइकोकैलिक्स ना हो, अगर इसको जो है ये बाहर से कवरिंग ना हो तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। ऐसी बात नहीं है, इसके बगैर भी जिंदा रह सकता है। बट कॉलोनी बनाने के लिए, अटैच होने के लिए या यूजुअली इसको ये सिंपल वी कैन से स्टिकी कैरेक्टर देता है। ठीक है, एसेंशियली इसके लिए ये टिपिकली ज्यादा जो है वो जरूरत नहीं होती है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है किसी किसी में टफ भी होता है तो तब इसको कहते हैं कैप्सूल। तो किसी में ये जो है एक जो है फ्लूइड लेयर जैसी होती है, लूज, हम कहेंगे लूज शीट जैसी होती है, तो ऐसे में कहेंगे इसको स्लाइम लेयर। क्या कहेंगे? स्लाइम लेयर। तो जब ये लूज शेप की जैसी होती है तो स्लाइम लेयर, जब टफ होती है तो इसको कैप्सूल बोलते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स बाहर से होता है, उसके बाद इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल जो होता है वो जस्ट प्रोटेक्शन के लिए होता है और शेप को जो है मेंटेन करने के लिए होता है। और ये जो सेल वॉल है ये इनको जो है बचाता है किससे? सेल वॉल इनको बर्स्टिंग से बचाता है। जब भी बैक्टीरियल सेल्स अगर ये हाइपोटोनिक मीडिया में चले गए, हाइपोटोनिक आप जानते हो जिसमें सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है। यहाँ पर क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर ऑस्मोसिस के जरिए से पानी चला जाता है, तो ये पानी इनके वॉल के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक जो है प्रेशर क्रिएट करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर इनके बाहर में सेल वॉल नहीं होती तो क्या हो जाता, ये मेम्ब्रेन जो है बर्स्ट हो जाता है। अब बाहर से जो वॉल है वो टफ है, वो उसको इक्वल इतना प्रेशर क्रिएट करता है बाहर से, तो प्रेशर जो होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। इस तरह जो है ये बर्स्ट नहीं होते हैं, तो बर्स्टिंग से इनको बचाता है सेल वॉल। तो सेल वॉल के बाद इसका जो सेल एनवेलप होता है, तो तीसरा पार्ट इसका सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन जैसे यूकेरियोटिक सेल्स में होता है, सेम ये सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल्स का भी होता है। यूकेरियोटिक सेल जैसा ही होता है। इट्स आल्सो मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो ये जिस तरह यूकेरियोटिक सेल्स में सेमी परमिएबल होता है, सेम इज द केस हियर, ये भी इधर सेमी परमिएबल होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। तो ये इनका सेल एनवेलप होता है। ठीक है, बाकी बैक्टीरियल कैरेक्टर्स के बारे में, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स के बारे में आगे हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना।